नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। मैं हूं रमेश आडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पीजीआई में शुरू हुई एमपीटी क्लिनिक। अंग कटने के बाद ट्रॉमा में आए मरीजों का एक ही छत तले होगा इलाज। केंद्र सरकार के अफसर बन करते थे ठगी, 2 गिरफ्तार। भारत सरकार लिखवा रखा था गाड़ी में, पुलिस की वर्दी भी हुई बरामद। और अरुण सूद की अध्यक्षता में गांव के विकास को लेकर मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल, एडवाइजर मनोज परिदा से। और अब खबरें विस्तार से। पीजीआई में अब एमपीटी क्लिनिक शुरू हो गई है। पीजीआई डॉक्टर्स की माने तो यह देश की अपने आप में पहली क्लिनिक है जहां अंग कटने के बाद ट्रॉमा में गए मरीजों का एक ही छत तले सभी डॉक्टर इलाज करेंगे। अक्सर देखा गया है कि शारीरिक अंगों के कटने के बाद मरीज ट्रॉमा में चल जाता है, जिसे साइकेट्रिक के साथ साथ ऑर्थो और अन्य कई विभागों के डॉक्टरों की जरूरत होती है। लेकिन अब इस क्लिनिक खुल जाने के बाद एक ही छत तले सभी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और मरीज को यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा। चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में अब एमपीटी क्लिनिक की शुरुआत होगी है। पीजीआई डॉक्टर की माने तो ये देश का पहला हॉस्पिटल बन गया है जहां एमपीटी क्लिनिक खोला गया है। इस क्लिनिक में उन ट्रामा मरीजों का अच्छे से इलाज हो सकता है जिनके हाथ या पैर किसी एक्सीडेंट में घायल होने के बाद काट दिए जाते हैं। हालांकि पहले भी पीजीआई में इसका इलाज मिल रहा था, लेकिन ट्रामा में आने के बाद उन्हें इलाज कई अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर करवाना पड़ता था। लेकिन अब ये क्लिनिक खुल जाने से मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट का इलाज मिल सकेगा। पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम ने बताया कि ये पीजीआई के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मरीज को इससे बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी और इस तरह की सुविधा मुल्क में कहीं भी नहीं है। एक काफी बड़ा स्टेप है जो फॉरवर्ड होएगा, क्योंकि इसमें देखिए मतलब साल में जैसे कि 350 से लेके 400 के करीब पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी जो लिम्ब क्रश हो जाती है या लेग क्रश हो जाती है। तो और दो कारण होते हैं, जैसे एक तो ट्रॉमा, सबसे कॉमनेस्ट कॉज ट्रॉमा होता है, जैसे चोट के कारण होता है, एक्सीडेंट के कारण, और दूसरा जैसे डायबिटीज़ और दूसरे शुगर वाले पेशेंट की एम्पुटेशन का रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके लिए तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रोफेसर MS ढिल्लों को और उनकी टीम को, और टीम के जो मेंबर है वो जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या PMR वाले हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं और नर्सिंग स्टाफ है और जो दूसरे हमारे साइकेट्रिस्ट हैं। इस तरह से काफ़ी सारे इसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं और हम तो चाहेंगे कि एक ही रूफ के या मतलब पीजीआई में सारी फैसिलिटीज़ इन पेशेंट्स को मिलें जिनका एम्पुटेशन होता है, क्योंकि ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। वहीं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर MS ढिल्लों की माने तो पीजीआई डिसेबिलिटी से ग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए एक बेस्ट हॉस्पिटल बन सकेगा जहां मरीजों को सभी तरह का बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये हमारे एम्पुटीज को कुछ अपनी तरफ से जैसे हो सकता पीजीआई में पूर फ्री करके, फ्री ट्रीटमेंट करके वो केयर भी हम देंगे। तो हमारा काम इसका सिर्फ एक ही है, वो है भी एम्पुटी को सोच के उसका ऑपरेशन नहीं करना, उसको जितना नॉर्मल करके, जैसे मैडम ने बताया था, नॉर्मल करके सोसाइटी में भेज दें और उसको गाइड करें भी जो गरीब आदमी भी तेरे को सस्ती चीज़ कहाँ से मिल सकती है या फ्री चीज़ तेरे को कहाँ से मिलती है, वो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गाइड करेंगे। हमारे साइकेट्रिस्ट और हमारे नर्सिंग पीपल उसको और उसके फैमिली को बताएंगे भी भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तेरी जान तो है और फिर भी तू कर सकता है। सो हमारा पर्पस ये है भी उस पर्सन को फुली फंक्शनल करके टू द बेस्ट पॉसिबल सोसाइटी में अपना खाना पीना फैमिली का ख्याल रखने के लिए वापस भेज दें। बता दें कि जब भी कभी कोई मरीज अलग अलग डिपार्टमेंट में अस्पताल की तरफ से रेफर किया जाता है तो मरीज का स्ट्रेस बढ़ता है और शरीर का कोई भी अंग खोना आसान नहीं। शरीर से ज्यादा मेंटल लेवल पर इसका असर पड़ता है। वहीं पीजीआई की इस शुरुआत से मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी डाटाबेस इकट्ठा करने में आसानी होगी और फायदा मिलेगा, जो कि उनकी फ्यूचर रिसर्च में एक बड़ा योगदान देगा। हालांकि इन मरीजों पर कोई ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, लेकिन पुरानी रिसर्च को देखें तो पता चलता है कि इंडिया में भारत में 1 लाख पॉपुलेशन पर 62 एम्प्यूटी मरीज हैं। वहीं अब पीजीआई हर संभव सहूलियत मरीजों को देने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है।
पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जो कि खुद को केंद्र सरकार के एक विभाग का अधिकारी बताते थे और अपने वाहन पर भारत सरकार भी लिखा रखा था। पुलिस ने इन्हें एक व्यक्ति को नौकरी लगाने की एवज में 1 लाख रुपए मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने 2 ठगों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। बता दें कि पकड़े गए दोनों शख्सों ने मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का नकली प्रधान और नकली सिक्योरिटी फील्ड इंस्पेक्टर बनकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 1 लाख रुपए ठगना चाहते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी हरियाणा के हिसार की हैं। पकड़े गए आरोपियों से फर्जी ID कार्ड और भारत सरकार लिखी बलेरो गाड़ी सहित पुलिस की वर्दी भी बरामद की है। मामला सेक्टर 17 में हरमन टेलर की दुकान का है। यहाँ पुलिस की वर्दियों का काम होता है। तो बीते सप्ताह ये दोनों शख्स इस टेलर की दुकान पर पहुंचते हैं, जिसमें से एक ने 3 स्टार वाली वर्दी पहन रखी थी, जिसमें से एक ने खुद नाम राम मेहर बताकर कहा कि वे मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का प्रधान निदेशक है, जबकि वर्दी पहने शख्स परवीन ने खुद को फील्ड इंस्पेक्टर बताया। उन्होंने कहा कि वह किसी की भी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में नौकरी लगवा सकती हैं। जिसके बाद सौरभ ने उनकी दुकान पर काम करने वाले जतिन को नौकरी लगवाने की बात कही। इस पर आरोपियों ने कहा कि वह चपरासी की नौकरी लगवा सकते हैं, जिसकी तनख्वाह 20 से 22 हजार तक रहेगी और इसके एवज में उसे 10 लाख रुपए देना होगा, जो कि 6 लाख अफसरों को जाना है, बाकी के 4 लाख वह खुद लेंगे। बाद में सौदा 4 लाख में तय हुआ और जतिन को नौकरी लगवाने की झांसे में आकर सौरभ ने उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, जबकि 1 लाख 1 हफ्ते बाद और बाकी के 2 लाख नौकरी लगने के बाद देने का वायदा किया। हरमन टेलर के मालिक सौरभ वाही ने बताया कि बक्कल के अलावा दोनों ने कंधे पर लगने वाले 50 बैंड, पी कैप, बैच समेत कुल 92 हजार रुपए का ऑर्डर दिया, लेकिन ऑफिशियल कागज दिखाने को कहा तो उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया, जो कि देखने में मोहर के साथ बिल्कुल असली लग रहे थे। राम ने अपनी तनख्वाह 1,80,000 रुपए बताई, जो कि सुनकर काफी हैरानी हुई। बाद में जब इंटरनेट पर इतनी ज्यादा तनख्वाह लेने वालों की डिटेल खंगाली गई तो हैरान रह गए। उसे पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के नाम से कोई विभाग ही नहीं है, बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेको की अगुवाई में सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार की टीम ने जाल बिछाया और दूसरी किस्त के 1 लाख रुपए देने के लिए दोबारा बुलवाया तो दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया गया। ये अपने आप को होम मिनिस्ट्री वेलफेयर के रजिस्टर्ड बताते थे और उसके इनके पास आई कार्ड वगैरह भी थे और इनके गाड़ी भी थी इनके पास, भारत सरकार लिखा हुआ इस पर बोलेरो थी और इनसे स्टैंप वगैरह जाली आई कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्होंने किन किन लोगों को ठगी की है। सर अपना कोर्ट में पेश किया होगा नहीं? हाँ, इनको 31 तारीख कोर्ट में पेश किया था। वहाँ से 2 दिन का रिमांड इनका लिया गया था और दौरान रिमांड इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट और इनसे रिकवर किए हैं। आगे फर्दर रिमांड और अदालत में पेश करके लेंगे। मामले के खुलासे में पाया गया कि आरोपी राम हरियाणा के श्रम विभाग में स्टेनो की नौकरी करता था और जिस पर पंजाब और हरियाणा समेत ठगी के 5 मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखना होगा कोर्ट द्वारा इन्हें क्या सजा सुनाई जाती है, ताकि इस तरह की ठग दोबारा हमारे समाज में ना पनपे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब में होने जा रहे नगर कौंसिल चुनावों में सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं, जहां जीरकपुर में नगर परिषद के लिए उम्मीदवारों ने NK शर्मा के अध्यक्षता में नामांकन दाखिल किए। वहीं डेराबस्सी और लालड़ू में कांग्रेसी नेता दीपेंद्र ढिल्लों की अध्यक्षता में वहां के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र आज दाखिल कर दिए। पंजाब में होने वाले नगर कौंसिल चुनावों के लिए सभी सियासी पार्टियों की तरफ से गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में विधानसभा क्षेत्र डेराबस्सी के अधीन आती 3 नगर कौंसिल चुनावों के लिए अकाली दल और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया। अकाली दल के विधायक NK शर्मा की अगुवाई में नगर कौंसिल जीरपुर की 31 सीटों में से 29 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करवाए। इस दौरान अकाली विधायक NK शर्मा सभी उम्मीदवारों के साथ जीरपुर तहसील पहुंचे हुए थे और तहसीलदार जीरपुर के पास उन्होंने नामांकन पत्र जमा करवाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए अकाली विधायक NK शर्मा ने डेराबस्सी की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की बात भी कही।
ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਰਪਟਾਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਰੇਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਰਿਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ 6-7 ਮਰਡਰ ਹੋਲੇ, ਡਿਸਕੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘਲਵਾਦੇ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ नहीं, ਐਵੇਂ प्रचार करते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज दीपिंदर सिंह ढिल्लों ने भी तीनों नगर कौंसिल की सभी सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अकाली दल और बीजेपी का अब की बार होने वाले चुनावों में सफाया हो जाएगा। देखो, मैं कहना चाहना कि साढ़े डेरा बस्सी के 19 वार्ड ने, 19 वार्डों के साढ़े जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने उन्होंने अज असीं नॉमिनेशन फाइल किए हैं और मैं देख रहा, तुसीं आप देखो कि लोगों के विच इन्ना उत्साह है कि मैनू यकीन है कि 17 तरीक में जो रिजल्ट आने हैं अकाली दल बीजेपी का सफाया हो जाना और सारिया सीटां कांग्रेस पार्टी जितेगी। सर, जिस तरह अकाली दल के जो विधायक है एन.के. शर्मा ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने वोटां कट्टियां गई हैं, इधर उधर कीतियां गई, छेड़छाड़ की गई, की कहना चाहते हैं? देखो, गल यह है जो जिस लीडर को हार नज़र आती है ना, वो इन्हों की बुखलाहट है। असी कोई एक वोट नहीं कटाई, असी बिल्कुल साफ सुथरी फेयर इलैक्शन करावांगे। असी लोगों का फतवा लैके असी जितांगे, असी वोटां कटा के नहीं जितांगे। बता दें कि हर पार्टी अपनी तरफ से नगर कौंसिल चुनावों में जीत हासिल करने की बात कह रही है, पर देखना यह होगा कि जनता किसके सर जीत का सेहरा बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल एडवाइजर मनोज परिदा से मिला और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि एडवाइजरी काउंसिल में शहर के 23 गांवों के विकास के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाए, जो कि गांव के विकास के संबंध में ही चर्चा करे। मनोज परिदा ने आश्वासन दिया है कि वे इस और ध्यान देंगे और जल्द ही इस कमेटी का गठन भी हो जाएगा। अरुण सूद के साथ इस प्रतिनिधिमंडल में रामवीर भट्टी, डॉक्टर हुकमचंद, दीदार सिंह, डॉक्टर नरेश पंचायत और अन्य सदस्य भी मौजूद थे। चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन का पहला दौर समाप्त हो चुका है, जिसमें 3500 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन एक भी ऐसा वर्कर नहीं आया जो कि वैक्सीन लगने के बाद बीमार हुआ हो या उसे कुछ इन्फेक्शन हुआ हो। ये कहना है चंडीगढ़ की हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर अमनदीप कौर का। उन्होंने बताया है कि दूसरे दौर का कार्यक्रम 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे दौर में पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ साथ नगर निगम के उन कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने कोरोना काल में आगे रहकर काम किया था। देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज पूरा हो चुका है और अब दूसरे फेज की तैयारी है, लेकिन दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। भारत में विवादों के बीच वैक्सीन को मिली मंजूरी को लेकर कई सवाल लोगों के जहन में है, जिसके चलते एक सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है और वो है कि वैक्सीन पर भरोसा कैसे करें। लोगों के मन में उठ रहे इसी डर को दूर करने और सवालों के जवाब खोजने के लिए पंजाब केसरी ने चंडीगढ़ की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप कंग से बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर अमनदीप कंग ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें थी और इसको लेकर लोगों के मन में भ्रम भी थे, लेकिन इस वैक्सीन के लगने से अभी तक किसी को भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई और कोई भी हेल्थ वर्कर फिलहाल बीमार नहीं पड़ा है। जो टेक्नोलॉजी है वो ओवर द ईयर्स चेंज होती जाती है ना। जो आज से 5 साल पहले टेक्नोलॉजी थी वैक्सीन बनाने की, ज़रूरी नहीं है कि वही टेक्नोलॉजी आज एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने अंडरस्टैंड करते हुए कि कोविड इज़ अ एमरजेंसी सिचुएशन, और जब एमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तो बहुत रिसोर्सेज उसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए लगाए जाते हैं एंड अचीवेबल होती हैं ऐसी बातें। तो र्यूमर्स पे नहीं किसी को बिलीव करना चाहिए, रादर अपने साइंटिस्ट पे फेथ रखिए एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और जो चीज़ें आज से कुछ साल पहले 10 सालों में होती थी, आज 1 साल में भी हो जाती हैं, तो प्लीज़ हैव फेथ ऑन इट। दिस इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन, वेरी इफेक्टिव वैक्सीन एंड इट इज़ अ गुड वैक्सीन। और आगे बढ़ चढ़ के आइए, लगवाइए और अपने देश को कोरोना मुक्त कीजिए।
आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन चंडीगढ़ में 16 जनवरी से लगनी शुरू हुई थी, जिसका पहला फेज खत्म हो चुका है। अब इसका दूसरा फेज 3 फरवरी से शुरू होगा, जिसके तहत अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स में चंडीगढ़ पुलिस के जवान, नगर निगम के कर्मचारी और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। 3 फरवरी से अब हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगनी शुरू होगी, जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, फिर अपनी पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या और कोई भी कर्मचारी जो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहा है, तो ये सभी उस ग्रुप में आ जाते हैं। जो वैक्सीन है ये सभी के लिए आई है, सबको लगनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट ने अभी प्रायोरिटाइज़ करा है इसको कि हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन को लगाई जाए। वो भी इसलिए प्रायोरिटाइज़ करा है क्योंकि वो एकदम फ्रंट लाइन पे हैं, उनको कोविड इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर है, बट सारी पॉपुलेशन को ही कोविड का रिस्क है, तो इसलिए सबको लगवानी है। जैसे जैसे सबकी बारी आएगी सबको लगवानी है। दिस इज़ अ सेफ वैक्सीन और हमारे 3500 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को लग चुकी है। डॉक्टर अमनदीप कंग का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना वैक्सीन अब तक 3500 हेल्थ वर्कर्स को लग चुकी है और ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है वो पूरी तरह से निराधार है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बाद बजट पेश कर दिया है। सोमवार को पेश हुए इस बजट में चंडीगढ़ को कुछ खास नहीं मिला, जिस पर चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि जो बजट चंडीगढ़ को मिला है उससे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएंगे और शहर का विकास रुक जाएगा। कल का बजट जो है वो एक बहुत ही निराशापूर्ण, एक दिशाहीन बजट है, जिसमें ना तो किसानों का भला हुआ, जिसमें ना युवाओं का भला हुआ, जिसमें किसी भी वर्ग का भला नहीं हुआ, विशेषकर मिडिल क्लास लोग जो हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, किसी का भी भलाई का बजट नहीं था वो। और कल जो बजट था वो एक देश को बेचने की अधिसूचना जैसे था। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक टेंडर निकाला जाता है देश के लिए कि 2 बैंक प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे, लेकिन उनका नाम नहीं बताया जाएगा। LIC के 74% शेयर बेच दिए गए, जो कि प्रॉफिट में है। सबसे ज़्यादा विश्वास अगर देश के लोगों का था वो LIC के ऊपर था, उसको भी बेचने की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है कल, ये बहुत ही एक खतरनाक कदम है। जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी कहते थे, आज देश को बेचने की तरफ एक कदम और बढ़ गया है। सिर्फ चंद पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा देने के लिए ये बजट बनाया गया। ना तो ये बजट गरीब के हक़ में है, ना मजदूर के हक़ में है। आप देखिए पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर गैस जो सेस लगेगा, जो कृषि सेस लगाया गया है, वो किस लिए लगाया गया? किसान के लिए बजट तो रखा नहीं गया। किसान के लिए कोई ऐसा बजट नहीं रखा गया, पीछे से कम ही है बजट, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसलिए ये कृषि सेस लगाने के बाद जो पेट्रोल रेट का, डीजल का रेट बढ़ेगा, वो किसान के ऊपर भी इफेक्ट होगा, वो आम बिजनेसमैन पे भी इफेक्ट करेगा। और पेट्रोल 100 के पार जा चुका है। इसलिए ये जो बजट है बिल्कुल निराशाजनक है, दिशाहीन है और इसे एक देश को बेचने की सोची समझिए एक साजिश है। आप मुझे ये बताइए कि इनकम टैक्स की कोई राहत दी गई? किसी तरह के कोई रिबेट दिए गए? बैंक्स में कोई छूट दी गई? कोरोना के बाद इतनी बड़ी पैंडेमिक महामारी जो फैली देश के अंदर, क्या राहत दी गई बिजनेसमैन को, छोटे बिजनेसमैन को? मिडिल क्लास को क्या दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। ना तो इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाएगी। आप 75 साल से ऊपर के लोगों को थोड़ी सी राहत दी, लेकिन वो बताइए वो कितने % लोग हैं जिनको राहत दी गई? वो सिर्फ एक जुमला कह सकते हैं बजट के अंदर, एक और नया एक वो दिशाहीन, मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये दिशा भटकाने वाला बजट है। इसलिए किसी वर्ग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना किसान को, ना मजदूर को, ना छोटे व्यापारी को, ना गरीब को, ना कर्मचारी को, ना मिडिल क्लास को। किसान बिलों को रद्द करने और किसानों के समर्थन में अब आंदोलन गांव, कस्बों और शहरों तक पहुंच गया। न केवल दिल्ली की सीमाओं पर, बल्कि किसान समर्थक अब हर एक गांव कस्बे में भी रोष प्रदर्शन करने लगे। ऐसा ही एक रोष मार्च कुराली में निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए कुराली के पूरे बाजार और गलियों में यह रोष मार्च किया, जहां लोगों ने इस रोष मार्च का भरपूर स्वागत किया। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में मंगलवार को कोरोना के मात्र 57 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि 4 लोग कोरोना से जंग हार भी गए। चंडीगढ़ में आज 22 नए मरीज आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई।
जिसके बाद अब चंडीगढ़ में मरने वालों की संख्या 335 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 16 नए मामले आए, लेकिन किसी के मौत की सूचना नहीं थी, जहां अब तक 147 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। मोहाली में आज 19 नए मामले सामने आए और 3 लोग कोरोना की जंग हार गए। मोहाली में अब तक कोरोना से 368 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्राई सिटी में अब तक कुल 850 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। आपसे हमारी बड़ी गुजारिश कि अगर कोरोना से बचना है तो अपना बचाव खुद करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी बार बार करें। और मौसम की जानकारी, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 57% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि धूप खिली रहेगी और तापमान दिन में और बढ़ सकता है, जबकि रात के तापमान में खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।